आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ज्ञान पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग ही दो प्रकार के कमीशंस को स्टैब्लिश किया गया। सेंट्रल लेवल पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट लेवल पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट्स के द्वारा। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे ह्यूमन राइट्स के वोलेशन का जो कि सब्जेक्ट लिस्ट में दिए गए हैं। सब्जेक्ट लिस्ट कौन सी? जो कि सेकंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट और जो कि थर्ड लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर किसी केस के ऊपर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की है तो उसके ऊपर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जुरिडिक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और पावर भी ज्यादा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। कंपोजिशन का मतलब स्ट्रक्चर कैसा है ह्यूमन राइट कमीशन का। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक तो चेयरपर्सन होता है जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या फिर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। देन उसके बाद दो अलग से मेंबर होंगे जिनमें से एक जो मेंबर होगा वो रिटायर्ड हाई कोर्ट का या फिर सर्विंग हाई कोर्ट का जज हो या फिर एक ऐसा जज हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जिसे 7 साल का एक्सपीरियंस हो। जो दूसरा मेंबर होगा उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स की फील्ड में। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसके चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट करेगा गवर्नर। और जो गवर्नर है वो अपने आप से अपॉइंट नहीं करेगा, उसको रिकमेंडेशन देगी एक कमेटी। और ये जो कमेटी होगी इसमें कुछ मेंबर्स होंगे जैसे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये हेड होगा कमेटी का। स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट होम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इन केस किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो ये 4 मेंबर तो होंगे ही होंगे कमेटी के अंदर। 2 मेंबर और होंगे, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द काउंसिल। तो यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 6 मेंबर्स। इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि जो हाई कोर्ट का जज या फिर सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज को अगर अपॉइंट किया जा रहा है तो उसके लिए पहले कंसल्टेशन करनी पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, देन उसके बाद आप उसे अपॉइंट कर सकते हैं। अब देखिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी पढ़े हैं, सेम टू सेम है बिल्कुल। देखिए जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं वो होल्ड करेंगे ऑफिस को या तो 3 साल के लिए अंटिल द रीच द एज ऑफ 70 ईयर्स। अगर 3 साल पहले कंप्लीट होता है तो रिटायर हो जाएंगे या फिर अगर 70 साल पहले अटेन करते हैं तो रिटायर हो जाएंगे, इनमें से जो भी पहले आएगा। देन एलिजिबल होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन अगर एक बार टेन्योर खत्म हो गया उनका तो वो फर्दर किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट में ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में। देन जो गवर्नर है वो अपॉइंट तो कर सकता है लेकिन रिमूव करने की अथॉरिटी है प्रेसिडेंट के पास। गवर्नर जो है वो उन्हें रिमूव नहीं कर सकता, सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है और ग्राउंड वही होंगे जो हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पढ़े हैं। अब देखिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शंस में भी वो सारी चीजें हैं जो हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पढ़ी हैं। अगर आपने वो पढ़ा है तो इसको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में इतना इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि उनको क्यों स्टैब्लिश किया है, फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडी ट्रायल, उसके अलावा उसका और कोई पर्पज नहीं है। देन आप अगर पढ़ना चाहें तो 2019 अमेंडमेंट एक्ट पढ़ सकते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है, अदरवाइज और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।